के साथ में मैच करेगा। लेकिन ये डेटा जो है, ये डेटा आपको बाकी जो एयर कंडीशनर्स होते हैं उनके बारे में रफ आइडिया दे सकता है। अब हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट एयर कंडीशनर से, जिसकी कूलिंग कैपेसिटी है 0.75 टन। तो इसमें जो कंप्रेसर यूज होता है वो कोपलैंड का KCJ511HAE सीरीज का कंप्रेसर आप यूज कर सकते हो। फिर ये जो एयर कंडीशनर है, इसमें जो रेफ्रिजरेंट है वो है R22। सारे एयर कंडीशनर जो है इनमें R22 रेफ्रिजरेंट ही है। तो फर्स्ट जो स्पेसिफिकेशन दिया उन्होंने कंडेंसर का दिया है। कंडेंसर साइज में उन्होंने दिया है कि 3/8 OD। इसका मतलब क्या होता है, कंडेंसर में जो कॉपर ट्यूब होती है उसका जो आउटसाइड डायमीटर होता है वो होता है 3/8 इंच। फिर नीचे लिखा है 13 FPI। 13 FPI का मतलब क्या होता है, कंडेंसर में जो फिन्स होती है उसको अगर आप मेजर करते हो तो 1 इंच में 13 फिन्स होनी चाहिए। FPI मतलब फिन्स पर इंच। तो कंडेंसर को अगर आप देखते हो और स्केल लेके अगर मेजरमेंट लेते हो तो 1 इंच का अगर हिस्सा लोगे तो उसमें आपको 13 फिन्स मिलनी चाहिए। फिर आगे जाके उन्होंने कंडेंसर की साइज दी है 18 इंच इंटू 15 इंच। मतलब कंडेंसर की जो लंबाई होगी वो 18 इंच होगी और जो उसकी हाइट होगी 15 इंच और इंटू 2 रोज। तो उसमें कॉपर ट्यूब की जो रोज होती है वो रोज होगी 2 रोज। अब इसको मैं ज्यादा अच्छी तरीके से डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ जिससे कि आपको एक FPI या फिर ये जो 2 रोज है ये ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने कंडेंसर के डायग्राम्स बनाए हैं। यहाँ पे देखो आप कंडेंसर को देख सकते हो। तो जैसे स्पेसिफिकेशन में लिखा है कि कंडेंसर की लेंथ 18 इंच, मतलब कंडेंसर ऐसे 18 इंच होगा और उसकी हाइट 15 दी है तो हाइट 15 होगी। फिर उन्होंने दिया है कि कंडेंसर में 13 FPI होना चाहिए, मतलब फिन्स पर इंच 13 होनी चाहिए। इसका मतलब कंडेंसर का अगर आप 1 इंच का हिस्सा लेते हो और इसमें 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हो तो आपको 13 फिन्स इसमें मिलनी चाहिए। फिर आगे जाके उन्होंने कहा कि रोज होते हैं, 2 रो होते हैं, मतलब 0.75 टन का अगर आप एयर कंडीशनर लेते हो तो इसमें 2 रोज होने चाहिए। तो व्हाट इज 2 रो? तो ये जो कॉइल्स होती है कंडेंसर का, अगर आप साइड व्यू देखते हो या साइड से अगर कंडेंसर को देखते हो तो ऐसे आपको यू शेप की ट्यूब्स दिखाई देंगी। तो ऐसी 0.75 टन का जो एयर कंडीशनर होता है उसमें से 2 रो होते हैं। इसमें 3 रो भी हो सकते हैं, आगे जाके स्पेसिफिकेशन में शायद आएगा। तो 3 रो मतलब ऐसे 3 रो होते हैं। 4 रो भी हो सकते हैं। तो 4 रो अगर कहते हैं तो कंडेंसर के साइड में देखने के बाद में कॉपर ट्यूब की ऐसी 4 लाइन आपको नजर आएगी, तो इसको हम रो कहते हैं। तो 2 रो के भी कंडेंसर्स होते हैं या इवापोरेटर्स होते हैं, 3 रो के भी कंडेंसर्स होते हैं, इवापोरेटर होते हैं, और 4 रो के भी कंडेंसर्स होते हैं या इवापोरेटर होते हैं, जो अलग अलग कैपेसिटी के एयर कंडीशनर में इस्तेमाल होते हैं। कंडेंसर के बाद में आगे इन्होंने फैन मोटर का स्पेसिफिकेशन दिया है। तो 0.75 टन का जो एयर कंडीशनर होता है उसमें जो फैन मोटर यूज होती है वो होती है 1/12 HP। ओके, और उसमें जो RPM होता है उसका, RPM मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में मोटर जितनी चक्कर काटती है उसको RPM कहते हैं। तो उसकी जो मोटर होती है उसका RPM होता है 930 RPM। तो ये जो मोटर है 1 मिनट में 930 चक्कर काटती है। फिर आगे जाके उन्होंने कंडेंसर फैन जो होता है उसका स्पेसिफिकेशन दिया है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि 12.5 इंच डाया का कंडेंसर फैन होना चाहिए। मतलब कंडेंसर फैन जो होता है उसका जो डायमीटर होता है वो 12.5 इंच का होना चाहिए और उसमें 6 ब्लेड होने चाहिए। तो इसको कैसे काउंट करते हैं मैं आपको अलग डायग्राम में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम में कंडेंसर का फैन दिखाया है। तो उसका डायमीटर कैसे गिनते हैं, देखो यहाँ पे मैंने दिखाया ना, ऐसे इसको डायमीटर इसका गिना जाता है। तो ये इन्होंने लिखा है कि 12.5 इंच क्या होना चाहिए, इसका डायमीटर होना चाहिए, मतलब ऐसा डायमेंशन जो है वो 12.5 इंच होना चाहिए। और उन्होंने बोला है कि 6 ब्लेड होने चाहिए। तो यहाँ पे डायग्राम में मैंने 4 ब्लेड दिखाया है। तो स्पेसिफिकेशन में उन्होंने 6 ब्लेड दिए तो 6 ब्लेड वहां पे होने चाहिए। कंडेंसर के बाद में अब हम इवापोरेटर और कंडेंसर के ऊपर जो एयर फ्लो होता है उसका स्पेसिफिकेशन देखेंगे। तो अगर 0.75 टन का एयर कंडीशनर है तो इवापोरेटर के ऊपर से 300 CFM इतनी हवा गुजरनी चाहिए और कंडेंसर के ऊपर से 600 CFM इतनी हवा पास होनी चाहिए। तो CFM मतलब क्या होता है, क्यूबिक फुट पर मिनट। जब एयर कंडीशनर चलेगा 0.75 टन का तो इवापोरेटर कॉइल के ऊपर से 300 क्यूबिक फुट पर मिनट इतनी हवा पास होगी और कंडेंसर के ऊपर से 600 क्यूबिक फीट पर मिनट इतनी हवा पास होगी। अब मैं आपको दिखाने जाऊंगा डायग्राम में कि ये CFM होता क्या है। अब मैं इस डायग्राम की मदद से आपको CFM कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, एक बॉक्स बनाया है या इसको हम क्यूब बोल सकते हैं। ये जो क्यूब है उसकी साइज देखो क्या है, इसकी जो लंबाई है लेंथ वो 1 फीट है, इसकी जो विड्थ है या चौड़ाई कहेंगे वो भी 1 फुट है, और इसकी जो हाइट है या ऊंचाई है वो 1 फुट है। तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम कैसे निकलता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट।
तो सारा 1 1 है, लेंथ भी 1 है, विड्थ भी 1 है, हाइट भी 1 है। इसका अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तीनों का तो आएगा 1। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 1 क्यूबिक फुट। इसमें जो हवा आएगी उस हवा को हम क्या कहेंगे, ये हवा है 1 क्यूबिक फुट। मतलब अगर हम 1 फुट बाय 1 फुट बाय 1 फुट का बॉक्स लेते हैं तो उसमें जो हवा आती है वो 1 क्यूबिक फुट इतनी हवा होती है। अगर इतनी हवा 1 मिनट में इवापोरेटर कॉइल के ऊपर से पास होती है तो हम उसको क्या कहेंगे, 1 CFM एयर। तो एक बॉक्स में जितनी भी एयर है वो एयर अगर 1 मिनट में पास होती है तो उस हवा के फ्लो रेट को हम कहेंगे, एयर क्वांटिटी को हम कहेंगे 1 CFM। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो 0.75 टन का जो एयर कंडीशनर है उसकी जो इवापोरेटर कॉइल है इसके ऊपर 300 CFM इतनी हवा पास होती है। तो ये जो बॉक्स है वो 1 CFM हो गया। तो ऐसे अगर 300 बॉक्स लेंगे तो 300 बॉक्स पे जितनी भी हवा होगी वो हवा जो है उसको हम कहलाएंगे 300 CFM। तो 300 बक्से में जितनी हवा रहती है इस साइज के उतनी हवा जो है 1 मिनट में 0.75 टन के एयर कंडीशनर के इवापोरेटर कॉइल में से पास होती है, उसी को हम कहेंगे 300 CFM। एयर क्वांटिटी के बाद में नेक्स्ट उन्होंने दिया है इवापोरेटर साइज। तो 0.75 टन का जो एयर कंडीशनर होता है उसकी जो इवापोरेटर कॉइल होती है वो जो है उसकी जो कॉपर ट्यूब होती है उसका जो आउटसाइड डायमीटर, ओडी मतलब आउटसाइड डायमीटर होता है 3/8 इंच। और सेम जो फिन्स की जो स्पेसिंग होती है 1 इंच में 13 फिन्स होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। फिर इवापोरेटर की साइज दी है 14 इंच उसकी लेंथ होगी, 14 इंच उसकी हाइट होगी और 2 रोज क्या होते हैं ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किए। जो लाइंस होती है ट्यूब्स की इसको हम लोग रोज कहते हैं। फिर आगे जाके उन्होंने ब्लोअर की स्पेसिफिकेशन दी है। इवापोरेटर ब्लोअर जो है उसका जो डायमीटर होगा वो 7 इंच डायमीटर होगा और उसकी विड्थ मतलब मोटाई, वो जो मोटाई होगी 3/4 मतलब 3 इंच और 1/4 इंच उसकी विड्थ होगी। W मतलब विड्थ होगी। तो डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि डायमीटर कैसे गिनते हैं और विड्थ क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने इवापोरेटर ब्लोअर का डायग्राम बनाया है और यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका डायमेंशन कैसे लेते हैं। तो ये इवापोरेटर ब्लोअर हो गया और जैसे इन्होंने बताया कि 0.75 टन का अगर एयर कंडीशनर है तो उसका जो ब्लोअर होता है उसका डायमीटर 7 इंच होना चाहिए। तो डायमीटर ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक वो गिना जाता है, वो ब्लोअर का डायमीटर हो गया। तो 0.75 टन के एयर कंडीशनर के लिए 7 इंच डायमीटर का ब्लोअर होना चाहिए। और आगे जाके उन्होंने विड्थ दी है 3/4 मतलब 3 इंच और 1/4 इंच उसकी विड्थ होनी चाहिए। तो ब्लोअर की विड्थ जो है इस तरीके से विड्थ को गिना जाता है और 0.75 टन के एयर कंडीशनर के लिए 3 इंच और फिर 1/4 इंच का उसकी विड्थ होनी चाहिए। तो इस स्पेसिफिकेशन का ब्लोअर हम लोग यूज करते हैं 0.75 टन के एयर कंडीशनर के। इवापोरेटर ब्लोअर के बाद आगे इन्होंने कैपिलरी ट्यूब का स्पेसिफिकेशन दिया है। तो अगर 0.75 टन का एयर कंडीशनर है तो कैपिलरी ट्यूब की साइज क्या होगी, जो बोर्ड आया होगा वो होगा 0.055 इंच बोर्ड आएगी, कैपिलरी ट्यूब यूज होगी इंटू 22 मतलब उसकी जो लंबाई होगी कैपिलरी ट्यूब की वो 22 इंच होगी इंटू 1 मतलब सिंगल कैपिलरी इसमें यूज होगी। तो यहाँ पे ना 2 इवापोरेटर कॉइल होती है, एक सिंगल सर्किट इवापोरेटर, एक मल्टी सर्किट इवापोरेटर। अगर इवापोरेटर में 2 सर्किट है फिर इस स्पेसिफिकेशन की कैपिलरी ट्यूब आएगी। तो 2 सर्किट होगी तो 2 कैपिलरी यूज होती है। तो बोर्ड आया तो सेम है 0.055 इंच बोर्ड आया होगा इंटू लेंथ इन्होंने बढ़ा दी है दैट इज 40 इंच और ऐसी 2 कैपिलरीज यहाँ पे यूज करनी होगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि सिंगल सर्किट इवापोरेटर क्या होता है और मल्टी सर्किट इवापोरेटर क्या होता है। तो डायग्राम में हम लोग देखेंगे डिफरेंस क्या होता है सिंगल सर्किट इवापोरेटर और मल्टी सर्किट इवापोरेटर में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिंगल सर्किट इवापोरेटर बनाया हुआ है। तो सिंगल सर्किट इवापोरेटर में आप देख सकते हो एक ही सिंगल इवापोरेटर है। तो यहाँ पे सिंगल कैपिलरी है जो फीडिंग कर रही है इवापोरेटर को और रेफरेंट यहाँ पे आ रहा है और बीच में कहीं पे तो यहाँ पे एंड में इवापोरेट होके फिर हो जा रहा है कंप्रेसर को। तो सिंगल सर्किट इवापोरेटर में सिंगल सर्किट होती है और सिंगल कैपिलरी होती है। लेकिन जब एयर कंडीशनर की कैपेसिटी बढ़ती है, इवापोरेटर कॉइल की लेंथ बढ़ती है तो सिंगल सर्किट काफी नहीं होता। अगर हमारी समझो इवापोरेटर कॉइल की लेंथ ज्यादा है और हम लोग सिंगल कैपिलरी को यूज करते हैं तो जो रेफ्रिजरेंट होगा उसको प्रेशर ड्रॉप ज्यादा होगा यहाँ पे क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा है। तो आगे की जो कॉइल है ना वो इफेक्टिवली काम नहीं करती। आगे के कॉइल में वेपर रेफरेंट पास होता है, लिक्विड रेफरेंट नहीं होता। तो ऐसे वक्त में या बड़े कैपेसिटी के जो एयर कंडीशनर्स होते हैं उसमें हम लोग को एक से ज्यादा इवापोरेटर कॉइल रखनी पड़ती है और इसी को हम कहते हैं मल्टी सर्किट इवापोरेटर्स या मल्टी सर्किट कॉइल्स बोलते हैं। तो जब एयर कंडीशनर की कैपेसिटी बढ़ती है तो इस तरीके से मल्टीपल सर्किट्स में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सर्किट नीचे से गया हुआ, देखो एक सर्किट हो गया ऐसे, यहाँ पे एक सर्किट हो गया जिसको हमने सर्किट 2 कहा हुआ है
तो ये सर्किट यहाँ पे खत्म हो रहा है और यहाँ से रेफरेंट डायरेक्टली कंप्रेसर को जा रहा है। और दूसरा सर्किट जो है बीच में देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो गया और फिर ऐसे ये सर्किट यहाँ से चालू होके यहाँ पे खत्म होता है। मतलब जो एक कैपलरी है, एक कैपलरी इस सर्किट को रेफ्रिजरेंट प्रोवाइड कर रही है, फीड कर रही है और यहाँ पे जाके रेफ्रिजरेंट बॉयल ऑफ हो रहा है और वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर को जा रहा है। सेकंड जो सर्किट है उसको एक कैपलरी फीडिंग नहीं कर रही है, उसके लिए अलग से कैपलरी है। तो ये जो कैपलरी है यहाँ से फीडिंग कर रही है। तो अब इवेपोरेटर कॉइल के जो दोनों हिस्से हैं वो दोनों हिस्से भी एक्टिव रहते हैं और दोनों को भी इक्वल क्वांटिटी में, सही क्वांटिटी में रेफ्रिजरेंट मिलता है। तो यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट आएगा और लिक्विड रेफ्रिजरेंट आगे वाले सर्किट में घूमेगा और आगे जाके यहाँ पे कहीं पे तो बॉयल ऑफ होगा और यहाँ से वेपर होके दोनों लाइंस एक साथ में आएगी और फिर वो कंप्रेसर में चली जाएगी। तो इस तरीके से मल्टी सर्किट इवेपोरेटर कॉइल्स भी यूज होती है और उसमें दो सर्किट होने के कारण दो कैपलरीज लगती है। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा कि दो एग्जांपल थे 0.75 टन के एयर कंडीशनर में। जो फर्स्ट एग्जांपल था उसमें सिंगल कैपलरी यूज हुई है और सेकंड एग्जांपल में उन्होंने दो कैपलरीज दिए। तो दो कैपलरीज क्यों होती है? क्योंकि दो सर्किट्स में होती है, इसके लिए दो कैपलरीज को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो फर्स्ट टेबल है 0.75 टन के एयर कंडीशनर का, वो मैंने एक्सप्लेन किया है, उसके स्पेसिफिकेशन को एक्सप्लेन किया है। बाकी जो डेटा है यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि 1 टन का डेटा यहाँ पे मेंशन है, 1.5 टन का डेटा यहाँ पे मेंशन है और 2 टन का भी डेटा यहाँ पे मेंशन है। तो आपको जब भी कुछ रिप्लेस करना है तो इस डेटा को आप यूज कर सकते हो और इस डेटा को यूज करके आप एयर कंडीशनर के जो कंपोनेंट्स है उसको रिप्लेस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कंप्रेसर के सीरियल नंबर दिए हैं, फिर कंडेंसर की साइज दी है, फैन मोटर जो है उसकी एचपी दी हुई है, कंडेंसर फैन का स्पेसिफिकेशन है, इवेपोरेटर का एयर फ्लो है, कंडेंसर का एयर फ्लो का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, इवेपोरेटर की साइज दी है, ब्लोअर की साइज दी है, कैपलरी का डेटा यहाँ पे दिया है। तो उसको यूज करके हम